नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जो बात करेंगे वो है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। यानी भारत की संविधान की क्या विशेषता है, किस प्रकार से हम भारतीय संविधान को देखते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें आनी ही चाहिए। क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है भारतीय संविधान की विशेषता, इसका मतलब ये है कि वो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको ध्यान होनी ही चाहिए वो आपको ध्यान में है या नहीं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो सबसे पॉइंट के रूप में मैंने कंप्लीटली लिया है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें संविधान की विशेषता के संदर्भ में हो सकती हैं वो सारी मैंने इसमें शामिल कर ली हैं। सबसे पहले देखेंगे पहली विशेषता, लोकप्रिय संप्रभुता। देखिए, भारतीय संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता है, मतलब ये कि आंतरिक और बाह्य रूप से जो हमारी ताकत है, हमारे को कोई दूसरा देश कंट्रोल नहीं कर सकता, आंतरिक रूप से कोई संगठन हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ सरकार बनने का तरीका क्या है, लोकप्रिय, यानी जिसका बहुमत उसकी सरकार, जनता का महत्व है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लोकप्रिय संप्रभुता जो है वो हमारे यहाँ पाई जाती है। तो भारत में संप्रभुता जनता में नीत है। संविधान की प्रस्तावना के अंदर साफ साफ कहा गया है क्या, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था, सारी प्रस्तावना अच्छे से पढ़ाई थी, वो सब होने के बाद कि हम भारत के लोग सब कुछ हैं, ये सब होने के बाद में और अंत में बताया गया कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कुल मिलाकर के सारा पावर किसको दिया गया है, भारत के लोगों को दिया गया है। और सब कुछ हमने ही अंगीकार और अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया, यानी भारत के लोगों ने ही सब कुछ अंगीकृत अधिनियमित किया है। दूसरी विशेषता आती है वह सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। विस्तृत भी है और लिखित भी है, सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है, मतलब लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ब्रिटेन की तरह अलिखित संविधान नहीं है। अब किस प्रकार से है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे विस्तृत रूप में देखें तो भारतीय संविधान के अंदर आज की तारीख में 395 अनुच्छेद हैं। देखिए, हमेशा ही 395 रहेंगे। ये कंसेप्ट काफ़ी विवादित रहता है बच्चों के माइंड में भी कि सर कहीं 444 लिखा हुआ है, कहीं 395 लिखा हुआ है। तो देखिए, मूल बात समझिए, हमारे यहाँ संविधान में मूल अनुच्छेद 395 थे, हैं, रहेंगे, कि कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकते। ये मूल संविधान के मूल आर्टिकल है, ये रहने हैं। अब इसमें कुछ जुड़ना है तो कैसे जुड़ता, क के रूप में जुड़ता है। कोई भी आर्टिकल में से आर्टिकल 21 में 86वां संविधान संशोधन किया और 21 का जोड़ दिया। अब ये जो जुड़ा ये 21 का भी जुड़ा, इसका मतलब ये 21 तो है ही, 21 ये 21 का, तो 21 के कै में जोड़ दिया। कोई अगर जरूरत पड़े तो कै भी बना सकते हैं, गै बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि मूल 395 थे, हैं और रहेंगे। तो मूल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ये विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। और स्विट्जरलैंड के संविधान में, अब अगर इसकी तुलना अगर दूसरे देशों से करें तो कैसे है, स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 अनुच्छेद हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसके अंदर 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, सबसे छोटा अनुच्छेद जो है आर्टिकल्स रखने वाला देश है कौन सा, अमेरिका का संविधान। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अनुच्छेद रख करके ज़्यादा विस्तृत रूप में अगर लिखा गया संविधान है तो भारत का संविधान है। अब दूसरी बात लिखित है। लिखित रूप में अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ब्रिटेन का संविधान है ये अलिखित है, लिखा हुआ ही नहीं है, वो कहीं पे स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक रूप में नहीं लिखा हुआ। संविधान सभा बैठी हो और फिर लिखा गया हो, ऐसा नहीं है वहाँ पर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान विस्तृत है, सबसे विस्तृत है और लिखित रूप में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने की है आपके लिए कि भारतीय संविधान न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांतों पर बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान रखता है। मतलब शासन के अगर मौलिक सिद्धांत रखता है तो हो सकता है कि अमेरिका के संविधान की तरह 7 अनुच्छेद होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रशासन के प्रावधान भी इसमें पाए जाते हैं। इसलिए डिटेल से हमारे यहाँ पाया जाता है। अगली चीज़ आती है संसदीय व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। संसद के संदर्भ में जो कुछ लिया वो हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्षता प्रणाली की जगह, उसकी जगह, मतलब अमेरिका में क्या है अध्यक्षात्मक प्रणाली, उसकी जगह हमने क्या लिया, ब्रिटेन को लिया। ब्रिटेन की प्रणाली जो है जिसे वेस्टमिनिस्टर प्रणाली या वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, हम सब जानते हैं। एक राष्ट्रपति जो औपचारिक होता है, एक प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल जो वास्तविक होता है। ये दो कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है, संसदीय व्यवस्था में पाई
जाती है। अब ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ महाराजा महारानी है और हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद होता है, वैसे हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री है ही। तो दो सरकारें होती है, एक वास्तविक और एक नाममात्र की कार्यपालिका पाई जाती है। और क्या होता है संसदीय व्यवस्था में, पहली बात समझ में आ गई। संसदीय व्यवस्था में एक तो क्या होता है नाममात्र की वास्तविक कार्यपालिका, बाकी इससे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता, हालांकि मैंने संसदीय व्यवस्था पढ़ाई है तब बता दिया था आपको कंप्लीटली, उससे ही बड़ा कारण होता है संसदीय व्यवस्था में वो होता है घनिष्ठ संबंध। किसके बीच? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों के बीच में अगर घनिष्ठ संबंध है तो वो व्यवस्था कौन सी कहलाती है? संसदीय व्यवस्था कहलाती है। अब बात आती है कि ये दो विशेषताओं के कारण से भारतीय व्यवस्था कैसी है? संसदीय व्यवस्था। कौन कौन सी दो विशेषता? पहली विशेषता कि भारत में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच संबंध है, संसदीय व्यवस्था में ऐसा पाया जाता है, तो ये हो गई। दूसरी बात, दूसरी है कि हमारे यहाँ दोहरी कार्यपालिका है। जब संबंध इस प्रकार के होते हैं तो दोहरी कार्यपालिका बनी जाती है। और दोहरी कार्यपालिका कौन सी है? राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका। अगली चीज़ आती है कि जहाँ ये शब्द काम में लिया हमने वेस्टमिनिस्टर, या वेस्टमिनिस्टर जो ब्रिटेन में शब्द काम में लेता है, ये क्या है? तो देखिए वेस्टमिनिस्टर लंदन के अंदर एक स्थान है जहाँ ब्रिटिश संसद स्थित है। अतः अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश संसद के प्रतीक के रूप में किया जाता है और ब्रिटिश संसद की जो प्रणाली है उसको स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ आवाज़ बाहर से आ रही होगी, आज कुछ डिस्टर्बेंस था इसीलिए मैं कई दिन से नहीं बना रहा था, लेकिन काफ़ी बच्चों के कमेंट आए, मजबूरी से जो है आज व्यवस्था ऐसी प्रकार की लेकर के और मुझे करना पड़ रहा है। धीरे धीरे क्या है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है इन दिनों और इस कारण से ही मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब आपने पूरा प्रेशर ही बना दिया तो मुझे बनाना ही पड़ेगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी विशेषता है कठोर और लचीलेपन का समन्वय। अब ये दो बातें होती है, देखो कठोर और लचीलापन। कठोर व्यवस्था भारत के अंदर पाई जाती है। कठोर कैसे है? भारतीय शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं, तो इसमें कठोरता का पर्याय निश्चित रूप से पाया जाता है। वो ऐसे कि आप संविधान को आसानी से नहीं बदल सकते। यानी भारत के संविधान को बदलने की दो व्यवस्थाएं हैं, एक सरल और एक कठोर, यानी विशेष व्यवस्था और एक आसानी से बदलने वाली व्यवस्था। तो इसका मतलब कठोर व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो भारत का संविधान क्या है? कठोर है। और लचीली व्यवस्था के रूप में देखें तो आसानी से कुछ संशोधन हो भी जाते हैं। अब कैसे वो देख लेते हैं। इसमें कठोर अनम्य संविधान वो होता है इसमें संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से अलग विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती, जैसे अमेरिका का संविधान। अब ये क्या है? इसमें विशेष प्रक्रिया है, साधारण कानून निर्माण से अलग है। कहाँ? अमेरिका में। तो वो कठोर हो गया। वहाँ की व्यवस्था कैसी हो गई? कठोर। केवल साधारण प्रक्रिया से नहीं, कुछ और प्रावधान करने पड़ते हैं वहाँ पर, तो वो कठोर व्यवस्था है। इसी प्रकार से लचीला और नम्य संविधान की हम बात करें, इसमें साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन कर दिए जाते, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। ये दो बड़ी बातें इसके अंदर अपने को ध्यान रखनी है, कठोर और लचीलेपन का समन्वय। हम बात किसकी कर रहे हैं कि संविधान की व्यवस्था कैसी हो, संविधान संशोधन कैसा हो, तो दो प्रकार से होगा, कठोर और जो है साधारण रूप से। अब इसमें मैंने अभी तक बताया आपको कि कठोर किस कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में, और साधारण रूप से कहाँ पाया जाता है? ब्रिटेन में। अब भारत ने क्या किया? भारत ने इन दोनों का रूप ले लिया, इसलिए भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, बल्कि दोनों को मिला जुला करके रूप बना हुआ है। अनुच्छेद 368 में दो विधियों का उल्लेख किया गया है। कितनी विधियों का उल्लेख किया गया है? दो विधियों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय व्यवस्था में दोनों चीज़ों को अपनाया गया, कठोर को भी अपना लिया गया और दूसरा लचीलेपन को भी अपना लिया गया। अब इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 368 है, ये आपको पहले बताया हुआ है कि 368 के अंदर हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो उसमें दो विधियों का उल्लेख किया गया है, एक विशेष बहुमत से हमारे यहाँ संशोधन होता है और विशेष बहुमत में भी दो पद्धतियाँ हैं। देखो विशेष बहुमत की दो पद्धतियों क्या होता है, कई बार लोग अलग अलग रूप में देख लेते हैं कि भाई एक बात बताओ कि इसमें पद्धतियाँ तीन हो गई, कौन कौन सी हुई? जैसे देखिए यहाँ आपके सामने दिए गए हैं, उनको लोग क्या है उसे पद्धति मान लेते हैं। जैसे पहली ये मान लेते हैं, फिर दूसरी ये मान लेते हैं और तीसरी इसको कर लेते हैं, ऐसे करके तीन कर लेते हैं, तो प्रश्न गलत आता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 में दो ही है, एक साधारण और एक विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत की हम जब बात करते हैं, पहले साधारण देख लो नीचे की तरफ। साधारण में क्या होता है? साधारण बहुमत की जब बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ अनुच्छेदों में साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया अर्थात साधारण बहुमत, जिसके अंदर क्या होता है? साधारण बहुमत में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत होता है।
उपस्थित सदस्यों का मतदान में लेने जो करने वाले सदस्य हैं उनके सदस्यों का बहुमत इसमें शामिल होता है। बस इतना ही होता है, जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, बस वहाँ जो प्रेजेंट है वो वोट देंगे और उनका बहुमत होगा और संशोधन हो जाएगा। ये बिल्कुल साधारण प्रक्रिया, जैसे राज्यों का पुनर्गठन इसके तहत, ये एक साधारण प्रक्रिया है। अब हम बात करें विशेष प्रक्रिया, जो दूसरे नंबर की प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है? विशेष बहुमत की प्रक्रिया। विशेष बहुमत में फिर दो प्रक्रियाएं हैं, तो विशेष में दो है तो इसका मतलब तीन थोड़ी हो गई, दो ही होंगी, एक विशेष और एक साधारण। इसलिए ध्यान रखने प्रश्न आया हुआ आरएस में भी एक बार कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कितनी है। तो संविधान में संशोधन की केवल दो प्रक्रियाएं, एक विशेष और एक साधारण, आर्टिकल 368 में प्रावधान है। अब हम देख लेते हैं इसमें कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद में विशेष बहुमत में क्या आता है? कुल सदस्यों का बहुमत हो गया, एक तो जो कुल सदस्य हैं, चाहे वो उपस्थित है नहीं अलग विषय, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी बहुमत प्लस 2/3, ये दो शब्द आप याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है? क्या क्या? बहुमत होना चाहिए प्लस 2/3 बहुमत होना चाहिए। बहुमत तो किसका होना चाहिए? कुल सदस्यों का, जितने सदस्य हुआ करते हैं संसद में, ठीक है, उनका तो क्या हो? बहुमत। और विशेष बहुमत यहाँ कहेगी 2/3 बहुमत किसका? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस 2/3 बहुमत, वहाँ जो लोग उपस्थित मतदान कर रहे हैं उनका 2/3। अब ये क्या हुआ? विशेष की पहली पद्धति हो गई, जिसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे मूल अधिकार है, नीतिश तत्व में संशोधन है, इनमें संशोधन इस तरीके से होता है। अब हम थोड़ा सा और बढ़े आगे, तो और महत्वपूर्ण विषय जैसे शक्तियों का विभाजन है, तो ऐसे विषयों के लिए क्या करना होता है? इसके लिए आधे से अधिक राज्यों की, देखिए संविधान में कुछ संशोधन करने के लिए संसद का विशेष बहुमत तो हो गया, उसके साथ कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। मतलब ऊपर वाली जो पद्धति है वो तो होगी, और उसमें प्लस करके आधे से अधिक राज्य, कौन से? आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है ना? कम से कम आधे लिखे हुए इसमें, लेकिन आधे से अधिक ही होता है उसमें, तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से विशेष बहुमत होता है। मतलब साधारण और विशेष बहुमत की पद्धति स्पष्ट है। साधारण में केवल उपस्थित और मतदान करने वाले लोग आते हैं, और विशेष के अंदर दो पद्धतियाँ होती है, एक में जो कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ये एक पद्धति। और दूसरा और ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हो, जैसे मैंने बताया शक्तियों का विभाजन के संबंधित कोई संशोधन करना है, ऐसा महत्वपूर्ण विषय हो, तो उसके लिए आपको आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, क्योंकि राज्यों से संबंधित विषय होते उनमें लेनी ही पड़ती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कठोर प्रक्रिया भी है और सरल प्रक्रिया भी संविधान संशोधन की पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सुदृढ़ केंद्र और संघात्मक व्यवस्था। हमारे यहाँ मजबूत केंद्र है और संघात्मक व्यवस्था है, मतलब राज्यों की भी चलती है। केंद्र मजबूत है और राज्यों की भी चलती है, दोनों बातें हमारे यहाँ पाई जाती है। भारत का संविधान संघात्मक सरकार की स्थापना करता है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है। इसमें राज्यों और केंद्र संघ के बराबर शक्ति न दे करके केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। हमारे यहाँ सीधी बात है, राज्यों को और केंद्र को बराबर शक्ति नहीं दी गई, केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। और तभी केंद्र सरकार को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। हम सब जानते हैं केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है पूरे इंडिया में। उसका कारण यही है कि शक्तियाँ केंद्र के पास है। अतः भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था है। मतलब कि हमारे राज्यों को महत्व दिया गया है, लेकिन झुकाव किधर है? केंद्र की ओर है। ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? केंद्र है। तो दोनों चीज़ें अपने यहाँ, सुदृढ़ केंद्र है और संघात्मक व्यवस्था भी है, मतलब राज्यों को भी महत्व दिया गया है। अगला पॉइंट आता है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। हमारे यहाँ किसकी संप्रभुता है? संसद की संप्रभुता है। सर्वोच्च कौन है? न्यायपालिका सर्वोच्च है। अब इसके ये चीज़ें हमने कहाँ से ली, किस प्रकार से ली? तो देखिए, जहाँ ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है, वही अमेरिका में संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। अब हमने क्या किया है, देखो ज़्यादातर संविधान की विशेषताओं में आपको देखने को मिलेगा, हमने ब्रिटेन की व्यवस्थाएं भी ली और अमेरिका की भी ले ली, दोनों को मिक्स करके बड़ी मजबूत व्यवस्था हमने कायम कर ली। तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं अपने पास, संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन से, न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से ले ली अपन ने, और दोनों का काम में निकाल लिया। भारत में दोनों व्यवस्थाओं के मध्यम मार्ग को अपनाया गया है, मतलब इन दोनों चीज़ों को लिया गया, ब्रिटेन वाली भी और अमेरिका वाली भी, दोनों को लेकर के बीच का रास्ता अपन ने निकाल लिया। भारत में संसद अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च है। भारत में संसद क्या है? अपने क्षेत्र में सर्वोच्च। संसद के क्षेत्राधिकार के बाहर या संविधान के प्रतिकूल जब कोई संसद कानून बनाती है, तो वहाँ न्यायपालिका उसे अवैध भी घोषित
कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसद को फ्री कर देगी, भाई तेरे क्षेत्र में तो कुछ भी कर ले, लेकिन क्षेत्र से बाहर निकलेगी तो न्यायपालिका कुछ तेरे को रोकेगी। तो यहाँ सर्वोच्च तो कौन है? न्यायपालिका। और संसद क्या है? संप्रभु है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात आती है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। अब न्यायपालिका की स्थिति कैसी है? एकीकृत है। एकीकृत मतलब नीचे से लेकर के और ऊपर तक सब जुड़ी हुई हैं, चाहे अपने जो उपखंड की न्यायपालिका ही हो कोई, वहाँ से लेकर के अपने सेंटर सर्वोच्च न्यायालय तक सब आपस में जुड़े हुए हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। न्यायपालिका हमारी क्या है? स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं आती। एकीकृत न्यायपालिका भारत की न्याय व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च है। एक मतलब सर्वोच्च न्यायपालिका है अपने यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय अपने पाया जाता है, वो शिखर पर है। और उसके नीचे उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सर्वोच्च के नीचे उच्च न्यायालय। फिर राज्यों में उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय भी है, जैसे जिला सत्र न्यायालय, उपखंड न्यायालय, ये सब पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के बात क्या हुई? सीधी सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे सेशन कोर्ट, ठीक है, और उसके नीचे फिर कोई उपखंड का कोर्ट है नीचे, और वो भी इसके अंदर ही शामिल होते हैं। सब ऊपर से नीचे तक जुड़े हुए रहते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रावधान किए गए, जैसे कार्यकाल की सुरक्षा की गई, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते के अलावाकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। इससे क्या हुआ? इससे न्यायपालिका स्वतंत्र हो गई। तो दोनों चीज़ें न्यायालय में। हमारे यहाँ न्यायपालिका की विशेषता क्या है? एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी है। एक बार इसको बना दिया ना, उसको उठाना बड़ा मुश्किल है न्यायालय में। तो इस प्रकार से एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट चीज़ आती है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य की हम बात करें तो मानवोचित जीवन तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान के भाग 3 के अंदर कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार दिए गए। हालांकि मौलिक अधिकारों के बारे में और मूल कर्तव्य के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक साधारण जानकारी के रूप में हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर वो ये है कि भाग 3 के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार पाए जाते हैं, और जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, 6 हो गए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ डिटेल से पढ़ेंगे नीचे, तो इसको यहाँ पर मुझे पढ़ाना कुछ उचित लग नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और इसके बाद ये नीति तत्व भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी अब डिटेल से ही पढ़ेंगे पूरा। आगे आ जाओ। समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य की जब हम बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो मैंने बताया भी था आपको, फिर से बता देता हूँ। अपस, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, ये 3 शब्द हमने कब जोड़े थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत, और प्रस्तावना के अंदर ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसलिए उस समय हमने भारत को क्या बना दिया? समाजवादी राज्य बना दिया। तो ये एक विशेषता हो गई अब हमारे संविधान की। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत को क्या बनाया हमने? समाजवादी राज्य बना दिया। यद्यपि नीति सिद्धांत के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे पहले से अपने, ऐसा नहीं कि हम पहले समाजवादी नहीं थे, 1976 में ही समाजवादी बने, पहले से भी हम समाजवादी थे, लेकिन अब घोषित रूप से प्रस्तावना में शामिल हुए हैं। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम विश्वास रखते हैं। तो इतना ध्यान रखना है, भारत का समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। दुनिया में समाजवाद खूब प्रकार के पाए जाते हैं, उसमें से भारत का कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर हम विश्वास करते हैं। फिर बात आती है पंथ निरपेक्ष राज्य। देखिए ये बात भी 42वें संशोधन से जोड़ी गई। मैंने बताया था पैस है तो पंथ निरपेक्षता जोड़ी गई। ये पूरा पॉलिटिकल मामला था, हम कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती पंथ निरपेक्ष बनाया गया। ये कारण कोई भी हो सकता है, उसको छोड़ो, आगे अब ये कभी हटेगा तब बात देखेंगे। अभी हम पंथ निरपेक्ष हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 का द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। यद्यपि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में पंथ निरपेक्षता के लक्षण मौजूद थे, पहले से मौजूद थे अपने यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हम पहले से पंथ निरपेक्ष नहीं थे। तो जो चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता थी नहीं। हम पंथ निरपेक्ष पहले से थे। आर्टिकल 25 के तहत पहले से स्पष्ट था, कोई भी धर्म को आप अपना सकते हो, तो वापस बताने की जरूरत क्या थी? लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल था कि वोट कैसे प्राप्त करें, वो कार्य था और बाकी कुछ नहीं था। हम पहले से ही पंथ निरपेक्ष हैं। हाँ, घोषित रूप में पंथ निरपेक्ष भारत का भी नहीं था। जैसे ये कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक राष्ट्र है, भारत
इस प्रकार से घोषित रूप से पंथ निरपेक्ष कभी नहीं था, ये तो बाद में ही घोषित किया गया था। कब? 1976 में। अब पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है, राज्य। और इसका मतलब क्या होता है पंथ निरपेक्षता? इसका मतलब होता है कि भारत का अपना कोई घोषित धर्म नहीं है। तो जब हमने घोषणा ही नहीं की तो इसका कोई महत्व भी नहीं था। लेकिन फिर भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है कि पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सरकार का या भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को भारत बराबर महत्व देता है। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये क्या है? तो भारत के संविधान में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई है। ये 21 से घटाकर 18 कर दी गई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और किस संशोधन से हुई? 61वें संविधान संशोधन 1989। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने जो है युवा प्रधानमंत्री थे भारत के, इसलिए 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी थी, ठीक है। ये हमारे संविधान की विशेषता बन गई है। आगे हम बात करते हैं राजभाषा के रूप में। तो राजभाषा की बात करें तो भारत एक बहुभाषीय देश है। 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा घोषित किया गया है। आर्टिकल 343 के अंदर देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को, मतलब हिंदी को, वो भी कौन सी? देवनागरी वाली हिंदी लिपि, उसको संघ सरकार की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा है, राजभाषा घोषित किया गया। तो ध्यान रखना 343 में हिंदी क्या है? राजभाषा। अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषा या भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। वो अपने 345 में राज्यों में जो जो चीज़ वो भाषा अपनी अपनाओ, वो प्रावधान है। तो आपको याद क्या रखना है? 343 याद रखना है हमेशा। 343 क्या है? देवनागरी लिपि के अंदर हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। किसमें दी गई है? 8वीं अनुसूची के अंदर। और ये बात भी आपको ज़्यादातर को आती है, इतना मुझे विश्वास है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, हालांकि सब चीज़ें वापस आगे जब हम पढ़ेंगे वैसे वैसे डिटेल से अपने सामने आएंगी, इसलिए डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में पढ़ना था, इसलिए हमें पढ़ना ही था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व विश्व भ्रातृत्व का लक्ष्य, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात हम करते हैं। विश्व भ्रातृत्व का लक्ष्य हमारे पास है, और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 के तहत हम विश्व में शांति की बात करते हैं। ये हमारी एक विशेषता है, किसकी? भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, किसकी? भारतीय संविधान की। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कहा सकता है कि भारतीय संविधान में आदर्श और व्यवहार, उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत के संविधान में आदर्श और व्यवहार, क्या क्या चीज़ें? 2 चीज़ों की बात कही गई है। क्या? एक आदर्श व्यवहार की बात इसमें उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत के संविधान में आदर्श और व्यवहार का समन्वय है। 2 चीज़ों का समन्वय, एक आदर्श का और एक व्यवहार का, जिस पर प्रत्येक भारतवासियों क्या है? गर्व पाया जाता है। आगे हम बात करें भारतीय संविधान के सार संक्षेप की, यानी खूब विशेषताएं हैं भारतीय संविधान में, इसलिए इसको कोई ज़्यादा डिटेल से नहीं देखना अपने को। अब जो हमें देखनी वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो फैक्चुअल हैं और वो फैक्ट अपने को अच्छे से आने ही चाहिए। भारतीय संविधान का संक्षेप में देखें तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था। पहली बात, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन। दूसरा प्रश्न जो आप सबको आता होगा, नहीं आता है तो आना चाहिए, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, 9, 11, 13, एक दिन की छुट्टी छोड़ करके, ठीक है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर को बैठक हुई, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने और CH मुखर्जी जो थे वो उपाध्यक्ष बने थे। ये ध्यान रखना, ठीक है। मुखर्जी क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बने थे, ठीक है। HC मुखर्जी और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों नाम याद रखेंगे। 11 दिसंबर को है राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी क्या है? उपाध्यक्ष चुने गए थे। अगली बात आती है BN राव। BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये हम सबको मालूम है ही, संवैधानिक सलाहकार के रूप में, और इन्होंने ही सबसे पहले संविधान का जो प्रारूप था
उसका एक छोटा रूप ला करके, हालांकि उसके ऊपर फिर चर्चा करके बड़ा प्रारूप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर बने थे, वो डिटेल है, लेकिन प्रारूप शुरुआती बनाया था वो किसने बनाया था? BN राव ने ही बनाया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये कुछ फैक्ट है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है, संविधान सभा में से है। संविधान सभा के अंदर आपकी जो पूरी पढ़ाई थी मैंने, वहीं से ये चीज़ें सारी ली गई हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। फिर हम बात करें 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम रूप पारित कर दिया गया था। ये सारा पढ़ा दिया मैंने आपको। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में रूपांतरण कर दिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर को जब हमने संविधान अंकित नियमित आत्मार्पित किया था तो उसे अंतिम रूप दिया गया, और 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू किया गया उस समय हमने संविधान सभा को क्या बना दिया था? संसद बना दिया था। अगली बात आती है, जेनिंग ने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा था। ठीक है, संविधान सभा को क्या, संविधान ही पूरा क्या है, एक तरह से वकीलों का स्वर्ग, वकील इसे कमा के खाते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। डॉक्टर KM मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। किसे? KM मुंशी, ये ध्यान रखिएगा। KM मुंशी ने इसे क्या कहा था? संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। यह आप अच्छे से याद रखेंगे। तो 2 प्रश्न यहाँ, आत्मा या कुंजी किसे कहा था? प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया है। KM मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। दोनों आप याद रखेंगे। 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष नहीं भाई, पंथ निरपेक्ष याद रखना है, शब्द गलत लग गया। धर्मनिरपेक्ष नहीं है भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष है। इस बात को याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं हो सकता। धर्म का मतलब होता है जिसे धारण किया जाए, तो भारत किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष अर्थात भारत किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भारत सभी धर्मों को स्वीकार करता है। भारत किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो इसलिए यहाँ शब्द याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष भारत। आगे बढ़ते हैं अपन। भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली की जगह ब्रिटेन की संसदात्मक वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अपनाई गई, ये आपको बता ही दिया। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। 61वें संविधान संशोधन 1989, ये सन याद रखना भाई, खूब आती है। 1989 61वां संविधान संशोधन था और 1989 थी। उस समय आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। और ये था आपका भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में। काफ़ी दिनों से लगातार आप लोगों ने खूब कमेंट किए, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसका कहने का मतलब नहीं था, मेरी गलती थी निश्चित रूप से। और गलती इसलिए थी कि मनुष्य की परिस्थितियाँ होती हैं और परिस्थितियों गुलाम होता है। हाँ, ये निश्चित रूप से मैंने कहा था कि मैं कंप्लीट कराऊंगा और कंप्लीट ही कराऊंगा, ये अब पूरा विश्वास रखना। और आज से वीडियो स्टार्ट होने हैं। अब ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं कि आपको फिर डिस्टर्ब होना पड़े। लगातार मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा और निश्चित रूप से अब मेरी मजबूरी है कि मुझे ऐसे वीडियो डालना पड़ेगा और इसी प्रकार से आपका कोर्स कंप्लीट करूंगा। यही पद्धति रहेगी। अगर इसमें कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आए तो मुझे पूछ सकते हैं आप, क्योंकि पद्धति यही रहेगी। इसकी PDF पूरी ये की PDF आपके पास पहुंच जाएगी और उसको आप आराम से तैयार और कर सकते हैं। बाकी संविधान की विशेषताओं का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक वाइज एक टॉपिक कंप्लीटली स्पीडली अपन अब कवर कर देंगे और 1 महीने में पूरा मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।